हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर्चुनेटो क्लासेस। आज के सेशन में हम जॉन मिल्टन के कुछ और क्वेश्चंस की बात करेंगे। पिछले 3 सेशंस में हमने क्वेश्चन नंबर 110 तक कंप्लीट कर लिया है विद एक्सप्लेनेशन, और आज हम इस सेशन की शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 111 से। अगर आपने पिछले सेशंस को नहीं देखा है तो अच्छे रिवीजन के लिए, अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए उन तीनों सेशंस को भी आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन with question number 111, and it says Milton composed Paradise Regain। मिल्टन ने Paradise Regain कंपोज की एट हिज कॉटेज, अपनी कॉटेज में, इन शेल्फॉन्ट सेंट जाइल्स इन। उस कॉटेज का मिल्टन कंपोज पैराडाइज रिगेन एट हिज कॉटेज इन शेल्फॉन्ट सेंट जाइल्स इन। अच्छा, वो कॉटेज कहाँ थी? तो ये हमारी थी बकिंघम शायर में। बकिंघम शायर में रहते हुए अपनी कॉटेज में मिल्टन ने पैराडाइज रिगेन को कंपोज किया था, और ये 1671 में पब्लिश हुई थी। किसके साथ? सैमसन एगनेस्टस के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 112। मिल्टन्स पोइट्री इज अ मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड। करेंगे मिल्टन की जो पोइट्री है, इज अ मिरर, वो एक शीशे की तरह है। विच द राइटर्स कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड, जो राइटर के कैरेक्टर को बड़ी साफ सुथरे अंदाज में रिफ्लेक्ट करती है। तो ये कथन किसका, ये स्टेटमेंट किसका है? तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा? मैक मिलन। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं अपन, 113। एंड इट सेज अलोन ऑफ इंग्लिश पोएट्स। इंग्लिश पोएट्स में अकेले ही, अलोन इन इंग्लिश आर्ट, और इंग्लिश आर्ट में भी अकेले। मिल्टन हैज इट, सिर्फ मिल्टन के पास ही है ये। ही इज़ अवर ग्रेट आर्टिस्ट इन स्टाइल, वो हमारा एक महान आर्टिस्ट है स्टाइल में। अवर वन फर्स्ट रेयर मास्टर, रेट होगा कि रेयर होगा? रेट मास्टर इन द ग्रैंड स्टाइल, ठीक है। तो करेगी ये हमारा जो है पहला फर्स्ट रेट मास्टर है किसका? ग्रैंड स्टाइल का। तो ये बात किसने कही है, या कथन ये किसने कहा है? तो ये जो कथन है ये कहा है हमारे मैथ्यू आर्नोल्ड ने, कि मिल्टन ही अकेला इकलौता है इंग्लिश लिटरेचर में जो कि ग्रैंड स्टाइल में लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 114। हैड मिल्टन बीन अ मैन ऑफ वेरी keen sense, one mean of all the five senses have mattered so much, his blindness would not, but for a man whose sensuousness, such as it was, had been withered early by book learning, and whose gifts were naturally oral, इट मैटर्ड अ ग्रेट डील। हु सेड इट, ये बात किसने कही है? काफ़ी लंबा कथन है ये, और ये कथन को कहने वाले हैं कौन? हमारे ऑप्शन देख लीजिए, टी एस इलियट दिया होगा। जी हाँ, हमारे टी एस इलियट है। एक बार कथन को फिर से देख लें अच्छे से, कि हैड मिल्टन बीन अ मैन ऑफ वेरी कीन सेंसेस। यहाँ पर वन नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर क्या होगा भाई? आई होगा। उसको आई बना लेते हैं अपन। I mean of all the five senses have mattered so much. His blindness not, but for a man whose sensuousness, such as it was, had been withered early by book learning, and whose gifts were naturally oral, it mattered a great deal। सही बात है। करेगी किसी आदमी की जो अध्ययन करते हुए अपनी आंखें खो देता हो, उसके लिए पांचों सेंसेस का महत्व क्या है वो वही जान सकता है। ये हम सेंस इसका निकाल सकते हैं। तो ये बात किसने कही थी? टी एस इलियट ने कही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 115। शेक्सपियर्स पैशन इज पैशन मॉडिफाइड बाय पैशन, मिल्टन्स पैशन इज पैशन मॉडिफाई बाय कंटेम्पलेशन। करेंगे जो शेक्सपियर का पैशन है ना, वो पैशन के द्वारा ही मॉडिफाई किया गया है। किसके द्वारा? पैशन के द्वारा ही मॉडिफाई किया गया है। लेकिन जो मिल्टन का पैशन है वो मॉडिफाइड बाय कंटेम्पलेशन, वो कंटेम्पलेशन के द्वारा मॉडिफाई किया गया है। तो ये बात किसने कही है? ये बात कहने वाले हैं हमारे हैजलिट। हैजलिट ने मिल्टन के और शेक्सपियर के पैशन की तुलना की है, और दोनों को कहा है कि शेक्सपियर का जो पैशन है ना, वो पैशन से ही मॉडिफाई होता है,
लेकिन जो जॉन मिल्टन का पैशन है वो कंटेम्पलेशन से मॉडिफाई होता है। किसने कहा है? विलियम हैजलिट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 116। Which French author lavishly praised Paradise Lost in 1727 when writing of epic poetry? करेंगे 1727 में किस फ्रेंच ऑथर ने लेविशली प्रेज्ड पैराडाइज लॉस्ट की प्रशंसा की व्हेन राइटिंग ऑफ एपिक पोइट्री, जब वो एपिक पोइट्री लिख रहे थे? तो ये हमारे कौन है? वॉल्टेयर। वॉल्टेयर हैं जिन्होंने 1727 में लेविशली प्रेज किया है किसको? पैराडाइज लॉस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 117। शैलीज प्रोमेथ्यूज इन प्रोमेथ्यूज अनबाउंड इज मॉडल्ड आफ्टर, करें कि जो शैली का कैरेक्टर है प्रोमेथ्यूज, जो कि प्रोमेथ्यूज अनबाउंड 1820 में वर्क लिखा गया, उसका जो कैरेक्टर है प्रोमेथ्यूज इज मॉडल्ड आफ्टर, ये किसके ऊपर मॉडल किया गया है, यानी किसको मॉडल मान करके इसको लिखा गया है? तो इसको मॉडल माना गया है मिल्टन्स के सैटन को, शैतान को। मिल्टन के शैतान से प्रोमेथ्यूस को मॉडल किया गया, यानी उस शैतान को मॉडल मान के प्रोमेथ्यूस का कैरेक्टर लिखा गया है, गढ़ा गया है बल्कि कहिए। हु कंप्लेन्ड, कौन शिकायत करता था दैट की मिल्टन्स एपिक वर्स लैग्ड अर्नेस्ट फीलिंग, कि जो मिल्टन के एपिक वर्स हैं लैग्ड अर्नेस्ट फीलिंग, उनमें अर्नेस्ट फीलिंग की कमी दिखाई देती है। वॉज स्टिफ एंड टॉर्चरस, और वो थोड़ी सी स्टिफ एंड टॉर्चरस भी है। एंड वाज सो इनफ्लेक्सिबल, और वो इतनी ज़्यादा इनफ्लेक्सिबल है दैट की इट डिस्करेज्ड इमिटेशन, कि उसका कोई इमिटेशन करने, उस अगर कोई चाहे कि उसका इमिटेशन करे तो वो ऑटोमेटिकली पढ़ करके उसको डिस्करेज हो जाएगा। 118 क्वेश्चन नंबर है, और ये बात कहने वाले कौन है? हमारे टी.एस. इलियट। इन्होंने क्या कहा है कि मिल्टन की जो एपिक वर्स है ना उसमें अर्नेस्ट फीलिंग नहीं है, और ये स्टिफ और टॉर्चरस भी है, तो अगर कोई उसको जो है इमिटेट करना चाहे ना तो इन चीज़ों से वो डिस्करेज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 119। इन विच ऑफ हिज वर्क, अपने किस काम में मिल्टन कंटेंट्स दैट द बेसिस ऑफ मैरिज इज कंपेटिबिलिटी? ठीक है, इफ द पार्टनर्स आर नो लॉन्गर कंपेटेबल ही आर्ग्यूज द मैरिज इज इन इफेक्ट डिसॉल्व्ड। सही बात है। कह रहे कि मिल्टन ने किस वर्क में ये कहा है कि किसी भी मैरिज का जो आधार है ना वो कंपेटिबिलिटी है, यानी वो जो पति और पत्नी है वो दोनों एक दूसरे के कंपेटिबल हैं या नहीं है, इस पर उन्होंने बहस की है। और ये अपनी पहली बीवी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि उनसे ये ठीक आधी उम्र की थी, यानी वो 17 की थी तो ये 34 के थे। फिर उन आगे क्या कहते हैं? इफ़ द पार्टनर्स आर नो लॉन्गर कंपेटिबल, अगर पार्टनर्स आपस में कंपेटिबल ना रह जाएं तो उन्होंने तर्क दिया कि द मैरिज इज इन इफेक्ट डिजॉल्व, तो मैरिज को तुरंत डिजॉल्व हो जाना चाहिए। तो डॉक्ट्रीन ऑफ डिवोर्स, आंसर ए वाला ही होना चाहिए। हाँ, ए वाला ही ऑप्शन है हमारा, द डॉक्ट्रीन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स। ठीक है, ये इन्होंने पंफलेट कहते हैं लिखे थे, ट्रैक्ट बल्कि कहिए ज़्यादा अच्छा लगेगा, ट्रैक्ट है ये, जो उन्होंने अपनी शादी से नाखुश होकर के लिखा था इन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 122, 120 ओनली। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये लाइन्स कहाँ से ली गई बताइए भाई। ओ डार्क डार्क एमिड द ब्लेज ऑफ नून, इररिकवरेबली डार्क, टोटल एक्लिप्स, विदाउट ऑल होप ऑफ डे, ये अंधेरा है और अंधेरा ही अंधेरा है। एमिड द ब्लेज ऑफ नून, यहाँ तक कि दोपहर की ब्लेज चमक में भी। टोटल एक्लिप्स, पूरी तरह से जैसे ग्रहण छाया हुआ हो। विदाउट ऑल होप ऑफ डे, बिना किसी दिन की होप के, आशा के, यानी ऐसा अंधेरा आएगी जिसमें दिन की कोई उम्मीद नहीं है। तो ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं हमें ये बताना है। तो ये जो लाइंस हैं ये हमारी सैमसन एगनिस्टस से हैं, ये उसी की थीम है, फुल ऑफ डार्कनेस, दुख और दुख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 121। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द सन टू मी इज डार्क एंड साइलेंट, करेक्ट, जो मेरे लिए सूरज है ना वो अंधेरे में, अंधेरे की तरह है। साइलेंट एज द मून, चांद शांति की, साइलेंट एज द मून, जो कि चांद की तरह शांत है। व्हेन शी डिजर्ट्स द नाइट, जब वो रात को छोड़ जाती है। हिड इन हर वैकेंट इंटरलूनर केव, जब और वो अपनी केव में जा करके
छिप जाती है। तो ये लाइन कहाँ से ली गई है? फिर आइडिया लगाइए, वही थीम है डार्कनेस वाली, तो सैमसन एगेनिस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 एंड इट सेज द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम टू लिव अ लाइफ हाफ डेड आर लिविंग डेथ। करें कि एक हाफ डेड की तरह जीना एक जीते जीते मरने जैसा है। तो ये लाइंस हमारी कहाँ से ली गई हैं? ये लाइंस जो हैं ये भी हमारे सैमसन एगेनिस्टिस से ली गई हैं। फुल ऑफ दुख एंड डार्कनेस, सैडनेस से भरी हुई। 123 देखिए, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम वाइजेस्ट मैन हैव erred एंड बाय बैड वुमेन बीन डिसीव्ड। तो करेंगे वाइजेस्ट मैन हैव erred, जो बड़े बुद्धिमान, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान जो लोग हैं वो गलतियां करते हैं। एंड बाय बैड वुमेन बीन डिसीव्ड, और वो बुरी औरतों से धोखा भी खा जाते हैं। ये भी सैमसन एगेनिस्टिस की लाइन है, डेलीला के लिए कहा है इसने। सैमसन एगेनिस्टिस, गजब की लाइन लिखी है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 124, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये जो लाइन्स है ये दी गई हैं, जस्ट आर द वेज ऑफ गॉड। जो भगवान के तौर तरीके हैं ना वो सभी के लिए न्यायवादी है। एंड जस्टिफिएबल टू मैन, और मनुष्य के लिए तो जस्टिफिएबल है ही है। अनलेस देयर बी हु थिंक नॉट गॉड एट ऑल, अनलेस देयर बी हु थिंक नॉट गॉड एट ऑल। सही बात है। कहेंगे जब तक कि कोई ये ना सोचे कि भगवान है कि नहीं है, या वो है तो कैसा है। तो ये जो लाइंस ली गई हैं ये भी हमारे सैमसन एगेनिस्टिस की ही लाइन है। अच्छे क्वेश्चन है ये जो सैमसन एगेनिस्टिस से लिए गए हैं, ध्यान रखेंगे इनको। और चाहिए तो एक छोटे छोटे से नोट्स बनाते जाइए तो थोड़ा आपके लिए आसानी हो जाएगी। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम माई रेस ऑफ ग्लोरी रन एंड रेस ऑफ शेम एंड आई शैल शॉर्टली बी विद देम एट रेस्ट। ये भी सैमसन एगेनिस्टिस की ही लाइन है, इसमें भी वही थीम नजर आ रही है। कह रहा है कि माई रेस ऑफ ग्लोरी रन, मेरी जो रेस थी ना ग्लोरी वाली वो रन हो गई है। रेस ऑफ शेम, और अब जो शुरुआत हुई है वो बेइज्जती, असम्मान की रेस शुरू हो गई। एंड आई शैल शॉर्टली बी विद देम एट रेस्ट, और मैं उस बहुत जल्द ही उनके साथ में जहाँ होने वाला हूँ, उनके पास पहुँचने वाला हूँ। 126 देखिए, हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन्स इन सैमसन एगेनिस्टिस। सैमसन एगेनिस्टिस में ये फॉलोइंग लाइन्स कौन बोलता है भाई? इन आर्गूमेंट विथ मैन अ वुमन एवर गोज बाय द वर्स वट एवर बी हर कॉज। करें कि जब आर्गूमेंट होता है ना विथ मैन, किसी इंसान आदमी के साथ, अ वुमन एक औरत जो है, एवर गोज बाय द वर्स, वो बहुत ज़्यादा नीचे उतर जाती है, मतलब हद से बाहर चली जाती है। वट एवर बी हर कॉज, चाहे उसका कारण कुछ भी हो। तो ये बात किसने कही है ये हमें बताना है। तो ये बात डेलीला ने कही। ए वुमन एवर गोज बाय वर्स। चलिए नेक्स्ट 127, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, देखिए कहाँ से ली गई है। फेम इफ नॉट डबल फेस्ड, ये डबल फेस्ड is double mouthed and with contrary blast proclaims most deeds। फेम जो है ना, अगर ये दोहरे चरित्र वाली, चेहरे वाली नहीं है ना, तो इस डबल माउथड, तो ये इसके दो मुंह हैं। एंड विथ कंट्रेरी ब्लास्ट प्रोक्लेम्स मोस्ट डीड्स, और ये ज़्यादातर कामों को कंट्रेरी ही प्रोक्लेम करती। तो ये भी जो लाइन है हमारी, ये कहाँ से है भाई? सैमसन एगेनिस्टिस। चलिए नेक्स्ट देखिए 128, the following lines are taken from Yet beauty, though injurious, hath strange power. After offense, returning to regain love or once possessed. The following lines are taken from Yet beauty, फिर भी जो सुंदरता है ना, दो इंजूरियस, यद्यपि वो है तो नुकसानदायक, हैथ स्ट्रेंज पावर, फिर भी उसमें अजीब सी शक्ति है। आफ्टर ऑफेंस रिटर्निंग टू रिगेन लव वंस पजेस्ड। आफ्टर ऑफेंस, दो अपराध करने के बाद या अपराध के लौटने के बाद, टू रिगेन लव, फिर से ये रिगेन लव पा लेती है। किसको? प्यार को। वंस पजेस्ड, जो एक बार पहले था कभी। 128, इसकी भी थीम आप देख लीजिएगा, ये डेलीला के लिए ही कही गई होगी, सैमसन एगेनिस्टिस है। चलिए 129 देखिए, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये लाइन्स कहाँ से ली गई? लव क्वेरल्स ऑफन इन प्लीजिंग कंकॉर्ड एंड नॉट विद लॉव ट्रेचरी। गजब है।
लव क्वेरल्स ऑफन, करेंगे जो प्यार है ना वो ऑफन क्वेरल करता है, लड़ता झगड़ता है। इन प्लीजिंग कंकॉर्ड, और उसका जो अंत है वो प्लीजिंग कंकॉर्ड, एक प्यारा सा समझौता होता है। नॉट वेडलॉक ट्रेशरी, ना कि शादी से भरी वो गद्दारी से भरी हुई शादी। खैर इंग्लिश में ही इसको अगर आप समझेंगे ना तब आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ ये कोई बात जॉन मिल्टन ने कही है। सैमसन एगेनिस्ट से ही ये लाइन ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम बोस्ट नॉट ऑफ व्हाट दोट्स हैव, करें कि उस चीज़ को कभी भी बोस्ट या शेखी मत मारो। उट्स हैव डन, जो तुमने किया है, बट डू व्हाट देन दो उट्स, लेकिन उस समय वो करो जो तुम कर सकते हो। है ना, कभी भी बोस्टो मत करो अपने आप को कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, और उस वक्त में जबकि तुम ये कह रहे हो उस वक्त कुछ दूसरा ही जो ज़रूरत है, जो आवश्यकता है उस समय की, वो तुम्हें करना चाहिए, ना कि डींगे मारना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे 20 क्वेश्चंस हो गए हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।